नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसानों का रण अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। प्रदर्शनकारी किसानों को सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन किसान शर्तें नहीं मान रहे। दूसरी ओर सरकार इस मसले पर एक्टिव हुई और अब इसका प्रदर्शन पर क्या असर होता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी है। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। आज किसान दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। उधर सरकार अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन के चलते हाईवे का नजारा मिनी पंजाब जैसा हो चुका है। ट्रॉलियों को ही किसानों ने अपने घर बना लिए, यहीं पर खाना बना रहे हैं तो यहीं पर नहाने और कपड़े धोने का इंतजाम कर रहे हैं। जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं। धरने वाले धरने पर बैठे हैं, खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसानों का कहना है कि सरकार ने शर्त रखी थी कि हम हाईवे खाली कर बुराड़ी जाएं। यह शर्त जो है वो अपमानजनक है। हम बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ओपन जेल है। और इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि वे बुराड़ी में मौजूद अपने साथियों को वापस बुलाएंगे। जब सारी मीटिंग जो है पंचायतें सारी हमेशा जंतर मंतर पर होती है, किसान को जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्यों जी? और अगर हमें दिल्ली में नहीं बढ़ने देना चाहते तो इस फैसले को बाहर निपटा ले। हम तो उसके लिए भी किसान तैयार है। हमें तो एक बात बता दो, एमएसपी से कम माल खरीदा जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के कगार पे है, मरने जा रहा है, बिल्कुल कोई चारा नहीं रह रहा है। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई एमएसपी से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। ये 1-2 लाइन ये भी जोड़ दो उसमें। तो फिलहाल आप लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कब तक रहेंगे? क्या आगे आर पार की लड़ाई है जब तक कोई फैसला नहीं निकलेगा। क्या 2 महीने हो जाए? ठीक है जी। और सारे जितने किसान चारों तरफ हैं सबकी एक मत है, एक राय है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया, कल टिकैत साहब ने कहा था कि अगर वो कोई फैसला ले लेंगे तो हम उनके साथ हैं। सारे सब किसान एक है, ऐसा नहीं है हम अलग अलग। बुराड़ी के बारे में अगर बात करें, बुराड़ी एक ऐसी जगह है जैसा जेल हो ना। सरकार जो है प्लान करके हम अंदर घुसने के चक्कर में लग रही। यहाँ हम खुले हैं, इधर को भी कोई भी कहीं भी जा सके। लेकिन बुराड़ी एक ऐसी जगह है, वो ग्राउंड है, कितना बड़ा दिल्ली, इतना बड़ा ग्राउंड दिल्ली में कहीं नहीं है। और 2 लाख आदमी अंदर जाकर बाहर इतनी फोर्स है कि वो हमारे से बात तो क्या करेंगे। हमें वहाँ बंद करने की कोशिश कर रहे हो। सरकार की तानाशाही चल रही। सरकार किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लग रही। ये कानून लाई, किसान खत्म। किसान अपने क्या नाम जो है जाट अंकल प्रस्ताव कांग्रेस लाने की बात कर रही थी, ये अपना ये प्रस्ताव ले आई। मतलब गुलाम कर दिया सरकार को। अपने ही खेत में मजदूरी करने पे मजबूर हो जाएगा किसान। कब तक आप लोग यहाँ रुके रहेंगे? आर पार की लड़ाई है, जब तक चाहे, जब तक सरकार सही बात नहीं करेगी, जब तक सिस्टम पे नहीं आएगी, जब तक नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया है। बल्कि हमें यहाँ रहने के लिए नहीं आए। हमको तंबू लगा के दिए जा रहे हैं, हमें खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ना हम रहने के लिए हैं, खाने के लिए हमारे पास सुविधा बहुत है। हमारे पास बहुत राशन है कि हम अपना खास पका सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो हमारे कानून जिसको हम वापस करवाने के लिए आए हैं उसको वापस करके हमें वापस खुशी खुशी यहाँ से हमें वापस किया जाए। अगर नहीं 6 महीने साल नहीं तो हम लोग बैठे हैं और बैठे यहाँ पे नहीं बैठेंगे। हम इसका दिल्ली को चारों तरफ से बंद करेंगे, सील करेंगे। उसके बाद में जो होगा बात वहीं होगी। ये नहीं कि कोई अंडर मीटिंग कैबिनेट टेबल, कोई टाक टेबल नहीं होगा। जिसने भी बात करनी खुले मंच पे आके बात करें। आप यहाँ से कहाँ जाने का प्लान बना? लगभग दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सारों को सील किया जाएगा। सारे बॉर्डर बंद किया जाएंगे। जो भी बाहर से राशन पानी आ रहा सारा बंद किया जाएगा। उसके बाद में ये लोग सुनेंगे, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। ऐसे सोच रहे हैं यहाँ पागल हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ साइड में बैठे हुए हैं हम लोग, किसी को कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट आपसे बात करने के लिए तैयार है। 3 तारीख को डेट भी दी गई है, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। नहीं, गवर्नमेंट बात नहीं करना चाह रही, वो सिर्फ लॉलीपॉप देना चाह रही है। जो अब किसान लॉलीपॉप लेके नहीं जाएगा। किसानों ने कई बार शांतिमय तरीके से जो धरने दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं सरकार को,
सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी, केंद्र की सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, वहाँ से जो ज्ञापन ये हर पंजाब से हरियाणा से हर जगह जो किसान संगठन थे उन्होंने अपने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, इसके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए हैं। प्रधानमंत्री को बिल्कुल पता नहीं उसने जो ज्ञापन आए वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्या किया है। इतना बुरा हाल है, वो नहीं देख रहा, उसको सिर्फ जबरदस्ती थोपने पर लगा हुआ कि मैं जबरदस्ती ये कानून थोपूंगा, पर जबरदस्ती ये कानून किसान अपने ऊपर कतई ही नहीं लेगा। दुखी होके इस दिल्ली में ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। एक एक ट्रैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 हज़ार रुपये का तेल लगेगा एक एक ट्रैक्टर का, ये दिल्ली पहुंचने के लिए ही, क्योंकि इतना इसको किसान को क्या लोड़ है इत्थे दिल्ली आने की, क्योंकि साड़ी एक भी बात मोदी ने सुनी नहीं। बड़ी बार मिन्नत की है मोदी साहब, ਅਸੀਂ ਇਹ किसान गरीब लोग ने ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਭੀਖ महीने से नहीं 3 महीने से हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले हम अपने गांव के बाजू में जिले बार जो है वो संघर्ष जो है चला है, तो उस संघर्ष में पहले डीसी को लिख के दिया, अल्टीमेटम लेके दिया कि ये संघर्ष जो कानून आए हैं हमारे फायदे के लिए नहीं है, नुकसान के लिए हैं, क्योंकि हमारा सरदार लोग जो है पूरी दुनिया में है। हम आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार का आदमी जो है, बिहार जितनी हमारे पास, मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो बिहार के जो 10 किले वाला वो मेरी दिहाड़ी करने आता है, क्योंकि उधर ये MSP लागू नहीं है, MSP देते नहीं है। बिहार में MFC जो है ये 2006 में तोड़ दिया, अब उसका जो दान है वो 800,000 रुपये में ले करके इधर पंजाब में लेके आके इधर 1888 रुपये जो है 1888 रुपये यानी कि 2000 के करीब चला जाता है। तो इतना पैसा जो है उनको घाटा पड़ रहा है। यही हमारे इधर पंजाब में करना चाहते हैं कि जो लारे लाते हैं, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि इन लोगों को मालूम नहीं है, जैसे ये खेती मंत्री बोल रहा है, तुंबड़ बोल रहा है, हम मीटिंग हो रही है बार बार मीटिंग का सिट्टा नहीं निकालना चाहते ना। मीटिंग का मिलने के लिए तो आपको बुला रहे हैं। मिलते जान बार बार मिलते जान। वो बोलते हैं कि मिलो, हम तुम्हारे को समझाएंगे, हम समझे हुए हैं, हम खेती करते हैं, देखो हमारे जो हाथ है इनमें गंडे पड़ी हैं, ये देखो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो हमारे इतने जो बच्चे भी हैं ना, वो भी हमारे साथ ठंड में गर्मी में काम करते हैं। हमारी मेहनत का तो पहले मूल नहीं पड़ रहा। तो जब बात करेंगे, बात से यही बोलेंगे कि आपके फायदे में है, क्योंकि ये लोग जो है अपनी बात भी तो बताएंगे। अगर सरकार अपनी बात कहेगी तो आप अपनी बात भी तो बताएंगे। हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। 3 मीटिंगें पहले सेंटर से हुआ है, 3 मीटिंगें हो चुका है। देखिए वो पहली मीटिंग में कोई मंत्री नहीं आया है, खाली सेक्रेटरी एक आया। एक सेक्रेटरी से क्या बात करें, बात बोली, वो बोलते हैं हम तुम्हारे को समझाते हैं, तुम्हारे को बता देते हैं कि कैसे तुम्हारे को ये जो कानून आए हैं कैसे तुम्हारे को फायदेमंद है। फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर बोलते हैं हम तुम्हारे को समझाते हैं, फिर तीसरी हम समझाते हैं। हम क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, अपनी बात ही बोली जा रहे हैं कि हम समझाते हैं। गुरुपुर्ब यहीं पे मनाएंगे, शाम को गुरुपुर्ब का भी जो है वो हाँ यहीं पे हम कर रहे हैं, यहीं गुरुपुर्ब मनाया जाएगा। क्योंकि जिन गुरुओं का आज गुरुपुर्ब है वो गुरु साहब कीर्तियों के साथ खड़े थे, मालक पागों को उन्होंने ठकरा दिया था। हाँ जी, आज हाँ यहीं पे गुरुपुर्ब मना के यो किर्त है, किर्त को बचाने के लिए ये संघर्ष है। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा, देश का हर वर्ग प्रभावित होगा और हमारी होंद को खतरा है। कारपोरेट जगत का हमारी जमीन, अभी सरकार ने गलबात का माहौल ही नहीं बनाया। बिल्कुल ये माहौल बनाया होता 3 दिसंबर को बातचीत के लिए उन्होंने बोला था। और जब ये दिल्ली आने लगे जथे तो रास्ते में खट्टर सरकार से बुरी तरह पिटवाया, पानी की बाछड़ें फेंकी गई, अथरू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया। ये बातचीत करने का रवैया नहीं है। बातचीत करनी है तो किसानों की तरफ पीठ नहीं होगी, सीधे मुंह से बात होती है। अब सरकार कह रही है बैराड़ी में आ जाए तब बात करेंगे, ये शर्तों के आधार पर कभी बातचीत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रामपाल जाट जी, किसान महासभा के अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में।
लोकेश जगवानी जी, जी रामपाल जी। पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हिम्मत के साथ किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हो। जी रामपाल जी, भले चंगे जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं आज सरकार ने मजबूर कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो शर्तें रखी थी कि हम हाईवे खाली करके बुराड़ी जाएं, क्या लगता है यह शर्त अपमानजनक है? और बुराड़ी मैदान में आखिर किसान क्यों जाए? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लोकेश जगवानी जी, सबसे पहले तो मैं आज गुरु पर्व की देशवासियों को बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा जी। दूसरा, इस गुरु पर्व के अवसर पर भी किसान सड़क पर रहकर ही इस पर्व को मनाएगा, ये देश के इतिहास में खास बात होगी। तीसरी बात जो आपने पूछी कि किसान पहले बुराड़ी आए तब सरकार बातचीत करेगी, ये अपमानजनक शर्त है। सरकार को यदि बातचीत करनी है, खुले मन से आए, खुले हृदय से आए। अरे देश का अन्नदाता सड़क पर है, वो कमाई छोड़कर लड़ने को विवश है। ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय को समाप्त करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, बिना शर्त किसानों के साथ वार्ता करनी चाहिए। रामपाल जी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ये जो नए कानून आए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की दशा और दिशा को बदलने वाले हैं। हाँ, ये हमेशा खास बात है कि जो भी शासक होता है वो किसानों के विरोध में जो नीति बनाता है उसका प्रचार किसानों के भले के लिए करता है, जिससे उसका विरोध नहीं हो। 1991 में जब उदारीकरण आया तब कहा गया था कि किसान माला माल हो जाएंगे। जब 1995 में हम WTO में एंटर हुए तो कहा गया कि किसानों को उनकी उपजों के दाम सबसे बढ़िया मिलेंगे। और अब ये कह रहे हैं, तो ये इनकी रटी रटाई भाषा है राज करने वालों की। इसलिए यदि इसमें भला है तो हम पूछना चाहेंगे भारत सरकार से, किसी किसान ने आपसे कहा क्या काम करो? किसी किसान संगठन ने आपसे कहा क्या काम करो? ये आवाज कहां से आई? किसानों की आवाज तो नहीं थी, किसानों तो मांग नहीं की। तो ये सारा निर्णय किसानों का हित किसमें है, इसका ठेका आपने ले लिया क्या? तो भारत सरकार ये ठेकेदारी छोड़े, ये बिचौलिया बनना छोड़े। आप कह रहे हैं भारत सरकार जो ठेकेदारी कर रही है उसे छोड़ दे, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है। बातचीत के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। क्या लगता है अब जो बातचीत होगी उससे कोई नतीजा, कोई हल निकलेगा, या फिर आपके जो कुछ साथी है बुराड़ी में मौजूद है अपने साथियों को वापस बुला लेंगे? मुकेश जी, टेबल पे आना, संवाद करना, संवाद को सतत रखना, ये अच्छी प्रक्रिया है, इसको हमको जारी रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को खुला मन वो रखना पड़ेगा। अभी इनका रणनीतिक भाषा बोल रहे हैं ये, इसलिए शर्तें लगा रहे हैं। तो शर्तें लगाने की आवश्यकता कहाँ है लोकेश जी? इसलिए लोकेश जगवानी जी, इनका मुझे लगता है कि नियत नहीं है, लेकिन ये एक दबाव को कैसे ठीक किया जाए उससे निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उसके लिए रणनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया लगातार अब तक, MSP जारी रहेगी। तो MSP जारी रहेगी तो बिहार के किसान को धान 500 रुपए 1 क्विंटल पर घाटा उठाकर क्यों बेचना पड़ रहा है? देश के किसानों को मक्का 800 रुपए में क्यों बेचनी पड़ रही है, जबकि उसका MSP तो 1850 रुपए है? राजस्थान के किसानों को बाजरा 1100-1200 में क्यों बेचना पड़ रहा है, जबकि बाजरा का MSP तो 2150 है? तो हर फसल का जो MSP केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है उस पर भी खरीद की व्यवस्था नहीं है। और खरीद की व्यवस्था नहीं करके ये फिर भी कह रहे हैं कि MSP जारी रहेगी। तो ऐसी MSP जारी रखने का अर्थ क्या है? जो किसानों को लाभ ही नहीं दे, किसानों को प्राप्ति नहीं हो। इसलिए देश के
ये कहा हुआ है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दे हमारे प्रधानमंत्री जी। बोल तो वो रही है चालू रहेगी, तो वो जो बोल रहे हैं उनकी कथनी और करनी उसका अंतर समाप्त हो जाएगा सुकेश जी। कि अच्छा है कि भारत सरकार जो कह रही है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक लाइन उसकी लिख दे कानून में। रामपाल जी, मान लीजिए बातचीत होती है और जो सरकार है अपनी चतुर चाणक्य नीति के साथ में अगर आश्वासन देती है, अगर समझाती है, तो क्या सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने वाले जो किसान हैं वापस खेती करने के लिए, काम करने के लिए लौट जाएंगे क्या? लोकेश जी, किसान समझदार है, किसान में भी चेतना है, इसलिए जब टेबल पे आएंगे, लिखित में वो देंगे और कानून का ड्राफ्ट पेश करेंगे कि हम ये कानून ला रहे हैं, तो इनकी बात पर कोई विश्वास करेगा। अभी इनकी बात पर विश्वास करे कैसे? एक उदाहरण देता हूं आपको मैं जी। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसको कहा है किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, विशेषकर दलहन और तिलहन के किसानों के लिए। हमारा देश तो आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे इसके लिए। और उन्होंने नियम क्या बनाए? नियम बनाए 75% उपज खरीदी नहीं जाएगी, 25% ही कुल उत्पादन में से खरीद होगी। तो आपने 75% उत्पादन को तो एक ही झटके में बाहर कर दिया, वो भी किसानों की आय के संरक्षण के नाम पर। आप चला कुलाड़ी रहे हो और कह रहे हो संरक्षण। इसलिए इनका विश्वास करने के लिए टेबल पर लिखित समझौता, लिखित ड्राफ्ट, जब लोगों को विश्वास हो जाएगा तो हम कहेंगे अभी हम आंदोलन को रोक सकते हैं, बंद नहीं करेंगे। ये लोकसभा में रामपाल जी, लोकसभा नहीं तो अध्यादेश ले आओ। सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान जो है खुद खाली पेट अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से इस तरह से संघर्ष करता नजर आ रहा है। जो तमाम बड़े नेता हैं वो अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, रणनीति तो बना रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं। उसे आप क्या कहना चाहेंगे? लोकेश जी, ये राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टी, इनकी यही स्थिति रही है। जब बीजेपी राज में नहीं थी, यही काम बीजेपी करती थी और इंतजार करती थी कि कैसे ये मुद्दा गर्म हो, वर्तमान जो शासन उसके प्रति असंतोष हो, उस असंतोष को हम हमारी झोली में कैसे डालें। वही काम जो अभी शासन से बाहर है, राज से बाहर है, वो राजनीतिक नेता और वो राजनीतिक पार्टियां यही काम वो कर रही है। चलिए, राजनीतिक पार्टियां क्या काम कर रही हैं उसका जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में पंकज जी। धन्यवाद। पंकज जी, रामपाल जाट जी जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी राजनीति तो सेक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस पर खुलकर सामने नहीं आ रहे, बयान नहीं दे रहे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपने कहा, रामपाल जी ने कहा तो राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीति का काम करती हैं, तो राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रही हैं। जहां तक बात सरकार की, तो सरकार का कौन सा मंत्री नहीं बोला? सरकार के मंत्री जी ने राजनाथ सिंह जी से मीटिंग हुई, अभी राजनाथ सिंह जी, अमित शाह साहब और कृषि मंत्री और सब लोग मीटिंग में है ना। सरकार काम अपना कर रही है, तो सरकार टेंशन बढ़ चुकी है, इसलिए कुछ तो आखिर कदम उठाएंगे ही, क्योंकि जब किसान 3 दिनों से लगातार दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब तो आपने किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। हरियाणा में जिस तरह से उन्हें लगातार उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, तब तो आपने नहीं सचेत होकर कुछ काम किया। और अब जो मीटिंग करें, आखिर तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंशन जो बढ़ चुकी है। अब आप मुझे सुनिए ना, मुझे सुनिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर आश्वासन देगा या इलाज करेगा? आप आश्वासन चाहिए या इलाज चाहिए? नहीं, मुझे बताइए ना, आखिर कब तक बातचीत हो पाएगी? मुझे आप बताइए, मैं आपके चैनल से पूछ रहा हूँ कि आश्वासन नहीं, आप मुझे मत बताइए, आप किसानों को बताइए। आप किसानों को आश्वासन दे दीजिए, मुझे आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। रामपाल जाट जी आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें आश्वासन दे दीजिए। अगर वो आपकी बात को मान लेते हैं तो ठीक है। सर मुझे सुन लीजिए ना, रखिए अपनी बात। सर मुझे भी सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप ये कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। पीछे का देखिए, ठीक है ना। देखिए, मैंने अपना काम किया,
सरकार के नियमों के अनुसार मैंने अपना काम किया, मैंने पढ़ाई करी, मैं यहाँ तक आ गया। मैं कह रहा हूँ सरकार का काम आश्वासन देना नहीं है, सरकार का काम क्रियान्वित करना है। और सरकार के इस कानून के अंदर यदि आप जो है, क्योंकि मीडिया में आप हैं और आपको मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ कि आप यदि इस बहस में ये कराएंगे कि कानून का ये पोर्शन इसमें खराब है, इस पोर्शन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं पूरे 55 साल 70 साल पर चर्चा कराएंगे, फिर बात नहीं करेंगे 55 साल की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें नहीं बढ़ पाएंगी। आप मुझे बताइए इस कानून में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिससे आपको परेशानी हो रही है। चलिए इसका जवाब हम रामपाल जी से ले लेते हैं। रामपाल जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आखिर आपको परेशानी क्या है, आश्वासन तो हम दे रहे हैं और लगातार हम काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सब्र करते, लगातार क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा सफर करने का, देखिए मैंने सफर करने का नहीं कहा। ठीक है, रामपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। लोकेश जी, जी, इन कानूनों से सबसे बड़ा फायदा उसको होगा जो सबसे बड़ा पूंजी वाला है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट छपा है इकोनॉमिक्स टाइम्स में। वो कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के धनपतियों से अब तो पधारो, अब तो नहीं करो, अब तो हमने आपका खेती का खेत वो भी आपके लिए फील्ड भी खोल दिया, आप जो चाहते थे सब सुविधाएं दे दी। इसीलिए भारत सरकार जो प्रचार कर रही है कि किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ये तो पहले भी नहीं देना पड़ता था। वो प्रचार करिए किसान अपना माल किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है, उसको पहले भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। ये खोला है बड़े पूंजी वालों के लिए, वे देश में आए, उन पर राज्य का कानून लागू नहीं होगा, उनको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा, उनको अपना माल देश के किसी भी कोने में ले जाने की आजादी होगी। तो ये आजादी दे रहे हैं उनको, और उनको राज्यों के कानून से ऊपर बना दिया। और चौथा इन्होंने काम किया है, जो पहले स्टॉक सीमा होती थी, अब इन्होंने कह दिया तुम कितना भी खरीदो, पूरा हिंदुस्तान का मूंग खरीद लो और कम दामों में खरीदो, ज्यादा दामों में बेचो, तो उत्पादक भी लुटेगा और जो उपभोक्ता है वो भी पिटेगा। ये जो नीति है ये किसी के हित में नहीं है। इसलिए ये जो कह रहे हैं लगातार ये किसानों के भले के लिए, इससे ज्यादा निराधार पर कुछ नहीं हो सकता। यदि हमारे हित में तो हम तो पूछते तो सही भाई, आप भाजपा पंकज जोशी जी, रामपाल जी कह रहे हैं कि अगर किसानों के हित की बात है तो किसानों को आज ऐतराज क्यों है, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? और जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग में इन्हें किसानों को बुलाया तो जाता है, लेकिन हर बार सिर्फ समझाया जाता है कि इस कृषि कानून में क्या है, उनकी बात तो नहीं सुनी जा रही है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप माननीय रामपाल जाट साहब जो है 2004 से 2008 की सरकार में हमारे साथ थे, वसुंधरा जी के साथ थे ना। वसुंधरा जी की सरकार में इन्होंने क्या सजेशन दिए थे जो नहीं माने गए केंद्र सरकार में? मुझे बताइए 2003 से लेकर के 2008 की राजस्थान सरकार वसुंधरा राजे जी की थी कि नहीं थी? उसमें माननीय जो है रामपाल जाट साहब जो है, लेकिन तब तो कृषि कानून नहीं, तब तो ये नए 3 कृषि कानून नहीं आए थे ना। तो बेहतर हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी आप हठधर्मी रवैया जो अपना रहे हैं, इस वक्त में जो आप हठधर्मी रवैया अपना रहे हैं, आप लगातार किसानों, चलिए आप ये बताइए, लगातार आप किसानों को बुराड़ी जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो अगर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करना चाह रहे हैं। देखिए आज आप पूरी मेरी बात सुनेंगे तो आप मुझे समझ में आएगा। मैं अब आपको तो बताता हूँ। मुझे बताइए आज अलवर का किसान जो है प्याज उगा रहा है, उस पे रामपाल जाट साहब कितने बार गए हैं? मुझे बताइए चलिए। और मैं बता देता हूँ आपको, किसानों की लिस्ट बता देता हूँ जिन्होंने 40 रुपए किलो में मंडी में प्याज बेचा है और जिन्होंने पिछले सालों में 5 रुपए किलो में प्याज बेचा है। बेचा है कि नहीं बेचा? यदि मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति को सीधा माल बेचने की गारंटी है और उसे भुगतान की गारंटी यदि सरकार देती है तो क्या गलत करती है? एसडीएम की ये जो है दायित्व नहीं है कि वो उसका पैसा का। मुझे आप ये बताइए पंकज जोशी जी, पंकज जोशी जी, आप कहते हैं पहले सुनिए ना, आपका सिविल कोर्ट थी ना, मुझे बताइए इससे पहले सिविल कोर्ट थी ना। जोशी जी, मैं आपसे यहाँ अभी इस आंदोलन की बात करना चाहता हूँ। अगर किसान जिस जगह पर बैठकर आंदोलन करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं करने देना चाह रहे? अगर आप कह रहे हैं कि देश की राजधानी में कोरोना है
तो हैदराबाद में जिस तरह से जुलूस निकाला जाता है, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाते हैं, तो तब क्या कोरोना का डर नहीं होता क्या? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हाँ। लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका हक है। तो करने दीजिए ना, आप उन्हें क्यों कह रहे हैं कि ये कैसे जगह करें? खाली हम क्या करिए? मना कर रहे हैं? आप बुराड़ी जाने के लिए उन्हें देखिए, क्यों हमने कहा मजबूर कि- कर रहे अरे हैं? भाई तो जगह तो देंगे ना। तो आप उन्हें वहां जाने के लिए आपके अधिकार मजबूर, के लिए क्या जब दूसरे के किसान अधिकारों को दबाना चाहिए क्या? किसान जिस जगह पर बैठकर मुझे आंदोलन बताइए, करना चाहते चलिए, हैं, अरे तो सब आप मुझे क्यों नहीं मान बताइए, रहे? क्या बेसिकली आप जो है जो आंदोलन तक हुए हैं उनकी जो है तरफदारी करती है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजर आंदोलन हुआ तो उसने कहा ना कि बाकी लोगों को परेशानियां हुई, आप आंदोलन करिए ना, शांतिपूर्वक करिए, करना चाहिए। और शाह साहब ने यही कहा है कि हम आपको जगह दे रहे हैं, हम आंदोलन करिए। आप ये मान रहे हैं कि लाखों किसान जो हैं, आप ये मानते हैं कि लाखों किसान जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं एक निकाय चुनाव के लिए हैदराबाद जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये कहां तक जायज है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जायज और ना जायज यदि है देश की न्याय प्रणाली का आपको विश्वास है कि नहीं है? वो किसानों की बातें तो नहीं सुन मुझे रहे हैं, बताइए, वहां देश पर की न्याय प्रचार के प्रणाली लिए का जा कोई रहे गलत हैं। काम किया है यदि मंत्री ने, तो उसमें मैं कह रहा हूँ यदि कोई गलत काम किसी मंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, तो उसमें उसके अगेंस्ट होनी चाहिए ना। ये राजनीतिक विपक्ष पार्टियां कर क्या रही है? रामपाल जाट जी, आपके पास आना चाहूंगा। रामपाल जाट जी, जिस तरह से किसानों के तेवर जो हैं वो कहीं भी नरम नहीं पड़ते नजर आ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार मंथन कर रही है और ये आपको आश्वासन भी दे रही है कि हाँ भाई, हम आपकी बातों को सुनेंगे और आप हमसे बातचीत करने के लिए आइए। तो आखिर परेशानी कहां आ रही है? जो लगातार किसानों का हल्ला बोल है वो जारी है। लोकेश जी, सरकार की नीयत में परेशानी है। जब नीयत अच्छी नहीं होती तो शर्तें लगाई जाती है। बुराड़ी आवे, मर्जी की बात है किसान की, क्यों आवे? तो तुम जहां कहोगे वहां आंदोलन करेंगे क्या? और दिल्ली में जब भाजपा आंदोलन करती थी तो रामलीला मैदान में करती थी, जंतर मंतर में करती थी। ये जंतर मंतर और रामलीला मैदान जब भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्ध थे, तो भाई बाकी किसानों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? क्यों आप बुराड़ी ले जा रहे हो? तो बुराड़ी ले जाने का अर्थ यह है कि आपके मन में अभी शुद्धता नहीं। अभी आप जो कह रहे हो हम आश्वासन दे रहे हैं, किस बात का आश्वासन दे रहे हैं? अभी तो आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि जो तीनों कानून है ये किसानों के भले के लिए, देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा, किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसको उपरांत भी आप उनको आश्वासन बता रहे हो। इसलिए यदि आपको आश्वासन देना है तो भाई ये आश्वासन दो कि हम तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, किसान वापस चला जाएगा। करो तो सही कोई हिम्मत, आप ये आश्वासन दो कि किसानों को उनकी उपजों के दाम वो मिलेंगे, उसके लिए खरीद की गारंटी का कानून बनेगा। और लोकेश जी मैं कहना चाहूंगा, 8 अगस्त 2014 को इसी लोकसभा ने एक निजी विधेयक स्वीकार किया था विचारार्थ, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनने वाला था। 6 साल में इसी सरकार ने उस पर कोई पहल ही नहीं की। वरना अब तक यदि कानून बन जाता तो किसानों को सड़क पर आना ही क्या पड़ता। इसलिए इनको करना कुछ नहीं है। और तीसरी चीज बताता हूं आपको, 2017 में इसी सरकार ने आदर्श कृषि उपज मंडी कानून बनाया, उसको लागू कर दे रही है, उसको पास कर दे रही लोकसभा में, संसद में। उसमें लिखा हुआ है कि जिस भी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा उसका क्रय विक्रय उन दामों से कम दामों पर होगा ही नहीं। जो भी खरीद शुरू होगी, बिक्री शुरू होगी, वो एमएसपी से ही शुरू होगी। एमएसपी सरकारी दाम होंगे, वो काम कर दो ना आप। इसलिए जो कानून आपने ड्राफ्ट किए उन कानूनों को भी आप तो आगे नहीं बढ़ा रहे। और चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, 1951 से लेकर 2014 तक के उनके चुनाव का घोषणा पत्र पढ़ लो ना। उसमें लिखा है किसानों को उनकी उपजों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। वही तो किसान कह रहा है। तो आप तो हमारी बात छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद के घोषणा पत्रों की पालना कर दे। आपने कहा था 2009 में किसान को ऋण मुक्त बनाया जाएगा, तो हमारी फसलों के दाम दे दो ना, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो जो आप घोषणा पत्रों में लिखा है उनकी भी पालना आप करना नहीं चाहते, खुद के घोषणा पत्र को भी आप मानना नहीं चाहते। कौन सा आश्वासन दे रहे हो आप?
आप ये आश्वासन दे दो तो आपके जो बिल्कुल, है अब वोट यहाँ पर वापस है। आश्वासन की जरूरत नहीं है, बल्कि गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए किसानों की जो बातें हैं, किसानों के जो हक हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष लड़ रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की बात है। धन्यवाद रामपाल जाट जी, धन्यवाद पंकज जोशी जी, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो लगातार हमारा ये जो खबरों का सिलसिला है जारी रहेगा। और दिल्ली चलो नहीं दिल्ली घेरो, जिस तरह से हुंकार किसानों ने भरी है देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर, इस पर चर्चा भी रहेगी। लेकिन यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क पर ट्रॉलियों को किसानों ने घर बना लिया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में रात भर देशभक्ति का गाना चलता रहा। किसानों का नया नारा अब दिल्ली चलो नहीं बल्कि दिल्ली घेरो है। किसानों के आंदोलन के 5 दिन के बाद भी किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और बातचीत जो कह रहे हैं कि यहीं पर होगी। किसान ना तो दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए प्रदर्शन स्थल पर जा रहे हैं और ना ही दिल्ली बॉर्डर से हट रहे हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि किसान आंदोलन का असर आम लोगों पर पड़ा है और लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के पास हाईवे पर जाम की स्थिति बन चुकी है और दफ्तर जाने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो भी बढ़ गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर पर तिरपाल डालते हुए इसे अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल भी लाए गए। सड़क पर अलाव जल रहा है, लेकिन सर्द रातों में इस अलाव की गर्मी से कहीं ज्यादा तपिश किसानों के गुस्से की आग से बढ़ रही है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो पूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास अगले 4 महीने तक धरना देने का पूरा इंतजाम है। किसान आंदोलन के 5 दिन हो चुके हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ किसानों और सरकार के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि किसान और सरकार के बीच आखिर किसकी साजिश है, क्योंकि समाधान बातचीत से होगा, लेकिन बातचीत कैसे होगी
इसका कोई रोडमैप फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को नई चेतावनी दी है कि उन्होंने जिन 25 बिंदुओं को सरकार के सामने रखा वो उन्हीं पर बात करें। तो साथ ही उन्होंने दिल्ली की घेराबंदी करने की चेतावनी भी दी है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं किसानों ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को भी याद किया। तो देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको बता दें, जिस तरह से लगातार इसका संघर्ष कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और इसी बीच में किसानों ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को याद भी किया है। मेरे लिए आज जी बड़ा भागा वाला दिन है, हमारे लिए आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारा सौभाग्य है कि आज के रोज गुरु नानक देव जी जो हैं, जिनको पूरा भारतवर्ष मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है, उनका जन्मदिन हुआ था। उनका आज गुरुपुर्ब है, तो उसके संबंध में यहाँ पहले पाठ हुआ, फिर उसके बाद अरदास की गई। हमारा ये पंजाब में हमारे संस्कार हैं कि हर साल उनका गुरुपुर्ब बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में हमारी स्टेज से हमारे नगर कीर्तनी जत्थे भी बोलेंगे और टाडी सिंह भी बोलेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ अरदास होगी, उसके बाद फिर वहाँ देग बरताई जाएगी और उसके बाद रात को दीपमाला भी की जाएगी। हम अभी स्टेज से बोलेंगे, जो ट्रॉलियों वालों के पास मोमबत्ती है, तेल है, दिए जलाएं। हमारे यहाँ गुरुपुर्ब पे दिए जलाए जाते हैं। ये सौभाग्य का दिन है, हमारे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, तो उसके संबंध में ये अरदास की गई है। क्योंकि अभी हमने स्टेज को शुरू करना है, उसको लगाना वगैरह, तो साउंड वगैरह शुरू करना, तो उसके लिए ये अरदास थी। लेकिन पूरी अरदास जो है दोबारा फिर एक बार की जाएगी। उसके लिए जब पूरी संगत आ जाएगी उसमें देग बरताई जाएगी। हमने ये मांगा कि इन दुष्टों को थोड़ी सद्बुद्धि मिले, जो ये काले कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के किसानों पर, तो इनको सद्बुद्धि दें हमारे गुरु साहब कि भाई ये कानून अपने वापस ले लो। ये लोग जो देखिए, कोई किसान के पास 1 मिनट का समय नहीं होता, लेकिन किसान अपने घरों से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ कर बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, कोई बड़े अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कर बैठे हैं। तो इन दुष्टों को, ये नरेंद्र मोदी दुष्ट है, इन दुष्टों को ये समझना चाहिए कि भाई तेरे को लोगों ने बनाया। एक जो राजा होता है उसका फर्ज होता है कि प्रजा के दुख को, दर्द को समझे, लेकिन वो डिक्टेटर टाइप चल रहा है, हिटलर टाइप चल रहा है। उसको समझना चाहिए, अपने काले कानून वापस लेने चाहिए। हमने ये अरदास किया कि हे भगवान। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून लाए और फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। कभी सोचा आपने किसान कौन है? कभी ब्रेकफास्ट की टेबल पर, या कभी लंच करते हुए, या फिर कभी डिनर करते हुए, कभी भी आपने एक पल के लिए सोचा कि किसान कौन है? कौन है ये जिनकी आत्महत्याओं की खबर से अखबार की स्याही लाल हो जाती है? कभी सोचा आपने कि इस ठंड में सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली की ओर आते, हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में पानी की बौछारों की परवाह न करने वाले ये लोग कौन हैं? किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? कभी सोचा आपने? अगर अब तक नहीं सोचा तो अब सोचिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी हमारी थालियां गुलजार होती है, हमारी भूख शांत होती है। किसान अपना काम कर रहा है, वो अन्न उगा रहा है, हमारा पेट भर रहा है। हमें भी अपना काम करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारा अन्नदाता मुश्किल में है तो हम उसके लिए आवाज उठाएं। किसान की कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, वो सिर्फ अपनी खेती किसानी बचाना चाहता है, और वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। तो आइए मिलकर किसान के लिए आवाज उठाते हैं। जय हिंद। तो
राहुल गांधी ने किसानों को लेकर यह वीडियो जो है वो ट्वीट किया है। किसान बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं और इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार खुलकर किसानों के साथ आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान जहां भी आंदोलन करना चाहते हैं वहां उन्हें जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना का बहाना मत बनाइए, आपके लिए दिल्ली में कोरोना है लेकिन हैदराबाद में आप जुलूस निकाल रहे हैं। जब देश की राजधानी की सीमा पर लाखों किसान इकट्ठे हों और ऐसे समय में ऐसे कोई गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में हैदराबाद जा सकता है क्या? किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। आज पूरे देश का किसान अपने घरों को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के, अपने गांवों को छोड़ के दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानूनों को पास किया है और ऐसे कानूनों को पास करने के बाद जिसने हजारों लाखों किसानों को देश के अलग अलग हिस्से से, पंजाब से किसान आ रहा है, उत्तराखंड से किसान आ रहा है, उत्तर प्रदेश से किसान आ रहा है, हरियाणा से किसान आ रहा है और इतनी ठिठुरती हुई ठंड में सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि देश की सरकार उसकी बात सुने। वो चाहता है कि जिस देश को वो खड़ा करता है अपने खून पसीने से, जिस देश को वो खाना देता है, जिस देश का वो अन्नदाता है, आज जब उसकी पेट पर लात मारी जा रही है इन कानूनों द्वारा, तो वो चाहता है कि कम से कम इस देश की सरकार उसकी बात सुने। और आज हमारे देश में किस तरह की असंवेदनशील सरकार है जो इन किसानों की, जो हजारों की संख्या में आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करने को तैयार। के पास किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन हैदराबाद में जाके प्रचार करने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी किसानों की समस्याएं और उनके आंदोलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश के लाखों किसान आंदोलन पर हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। वे इसका इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनसे बात करेगी और समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस ठंड में उन पे पानी की बौछारें की जा रही हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है और उस किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है जो किसान आंदोलन पर बैठा है और उसका बेटा सुखवीर सिंह देश की सीमा पर भारत माता के लिए शहीद हो जाता है। क्योंकि कोरोना आपके लिए दिल्ली में होता है लेकिन हैदराबाद में नहीं होता कोरोना। जहां पर देश के प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन देखने जा रहे हैं, आप हैदराबाद में जाके हजारों लोगों की वहां पे यात्रा कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब कोरोना नहीं आपके लिए। और कैसे कोई देश का गृह मंत्री ऐसे समय में, जब देश की राजधानी के इर्द गिर्द, देश की राजधानी की सीमा पर लाखों किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करे, सरकार से गुहार लगाए, उनकी पीड़ा को सुने बगैर, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करके, उनको लाठियों से कुचलकर कैसे कोई गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में हैदराबाद की सैर करने जा सकता है। इसका मतलब हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा गैर जिम्मेदार, असंवेदनशील और किसानों की समस्याओं से बेपरवाह गृह मंत्री हिंदुस्तान ने पहली बार देखा है, जो हमें अमित शाह के रूप में देखने। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंधु बॉर्डर से हटने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही किसान संगठन के नेताओं ने देश की राजधानी में प्रवेश के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आने पर बातचीत करने की सरकार की अपील को ठुकराते हुए कहा कि वे दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के जनरल सेक्रेटरी हरेंद्र सिंह लाखोवाल ने कहा कि सभी किसान संगठनों ने फैसला लिया कि वे सिंधु बॉर्डर पर ही बैठे रहेंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली की ओर जाने वाली अन्य सड़कों को भी जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के 30 किसान संगठनों का फैसला है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उन्हें प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर बयान दिया। दरअसल सुनील यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम दूसरों के मन की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। किसान परेशान हैं, उनके मन की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? अरे जब किसान कह रहा है कि ये कानून हमारे लिए नुकसानदायक है, तो आप कह रहे हैं कि ये फायदेमंद है। अगर ये कानून किसानों के फायदेमंद होता या उनको नया अवसर दे रहा होता तो किसान लाठी नहीं खा रहा होता, किसान वाटर कैनन से हमला नहीं बर्दाश्त कर रहा होता, किसान आंसू के गोले नहीं खा रहा होता। अरे किसान शहीद हो गया है, लोग चोटिल हो गए, आपकी पुलिस मार रही है, आप मन की बात कर रहे हैं। मतलब पूरे देश के किसानों में एक अजीब सी गुस्सा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं। कांग्रेस के नेता भी इस मामले में लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6 साल के अंदर 2022 तक 8 साल के अंदर मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। आज 6 साल हो गए। आमदनी दुगनी करना तो बड़ी बात है, जो आमदनी थी वो भी घट गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो शायद याद भी नहीं है कि वो क्या वादे करते हैं। वो तो हमेशा वादे करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये पूरे देश को। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी का आज 551वां प्रकाश पर्व है और इस मौके पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देशवासियों को बाबा नानक की जयंती पर बधाई दी और साथ ही उन्होंने बताया कि वो इस शुभ घड़ी पर सुल्तानपुर लोधी और डेरा बाबा नानक जा रहे हैं। आज गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाबी भाषा में
ट्विटर पर बधाई संदेश लिखा और गुरु नानक देव जी को याद किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके संदेश हमें समाज की सेवा और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में गुरु नानक जयंती की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा था कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने गुरु नानक देव जी की प्रेरणा से शुरू की गई लंगर की परंपरा को कोरोना वायरस महामारी के समय में जारी रखते हुए मानवता की सेवा की। श्री आनंदपुर साहब में खालसा के प्रगट स्थान तख्त श्री केशगढ़ साहिब, जहां सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर रंग बिरंगे फूलों रोशनी के साथ तख्त श्री केशगढ़ साहिब को सजाया गया। देश विदेश से आने वाली संगत इस पावन पवित्र स्थान और इस पावन पवित्र दिन के समय गुरु घरों में नतमस्तक हुई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अपनी हाजिरी देकर श्री गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जी महाराज ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਦਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦਾ। विज्ञान की नजर से आज की तारीख बहुत ही खास है। भारत में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। वहीं यह मौका दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए दुर्लभ संयोग है। आज चांद पूरा दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण भी होगा। हैरानी की बात है कि पिछले 3 दिन से यानी कि शनिवार से चांद पूरा दिख रहा है और आज चंद्र ग्रहण दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग समय पर 3 बार देखा जा सकेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि 30 नवंबर को पूर्ण चांद दिखाई देगा, लेकिन यह शनिवार से लगभग पूर्ण है। आज यह धरती की बाहरी परछाई से होकर गुजरेगा। इसकी वजह से उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। धरती की छाया 2 प्रकार की होती है, पहली उम्ब्रा और दूसरी पेनुम्ब्रा। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी परछाई पड़ती है तो उसे उम्ब्रा परछाई कहते हैं। इस प्रकार की परछाई चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी सीधे तौर पर ना पहुंचकर धरती से होते हुए इसकी सतह को छूती है। यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण पेनुम्ब्रा छाया पृथ्वी की उस छाया को कहा जाता है जब पृथ्वी चंद्रमा के कुछ ही हिस्से को कवर करती है। जिस हिस्से को पृथ्वी कवर नहीं करती उस अंश पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। यानी कि पेनुम्ब्रम चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद का कुछ हिस्सा ढक जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में ठंड और ज्यादा ठंडी लहरें आ सकती है। आईएमडी ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और इस मौसम में उत्तर भारत में भीषण सर्दी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे हो सकता है, जबकि दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर महिला के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मृतका मायावती निवासी औरंगाबाद सदर बाजार थाना क्षेत्र में 12 नवंबर घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी, जिसके बाद महिला का शव 18 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जाता है कि महिला के पति और महिला के बीच काफी समय से मतभेद चल रहा था, तो साथ ही पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके चलते आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़े होते थे। मृतका मायावती के नाम कई प्लॉट थे जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। चरण सिंह चाहता था कि वह प्लॉट बेचकर पैसे लेकर अपने गांव में जाकर रहे, लेकिन इसी बीच पति ने महिला का गला दबाकर और चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है।
खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां पर पूर्व सांसद बालकुमार पटेल ने क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान बालकुमार पटेल ने स्नातक, एमएलसी प्रत्याशी और शिक्षक खंड प्रत्याशी के लिए मिर्जापुर जनपद के बगही, चुनार तहसील क्षेत्र के अलावा दर्जनों गांव में चुनावी जनचौपाल लगाकर वोट देने की अपील की। पूर्व सांसद बालकुमार ने कहा कि चुनाव पढ़े लिखे लोगों के लिए है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों के हित के लिए काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने हमेशा सबके साथ चलने का काम किया। हमारे सपा सरकार में कानून व्यवस्था से लेकर सब कुछ ठीक था। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनकी सरकार में बहू बेटियां तक सुरक्षित नहीं हैं। चुनाव इस समय हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आशुतोष सिन्हा जी हमारे प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनके पक्ष में वोट मांगने हम लोग आए हैं और कल से हम लोग लगे हैं यहाँ पर। सीखड़ा इधर गए, कल भी आए थे हम लोग इधर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे और आगे भी कई ग्रामों में लगा है कार्यक्रम और कोशिश करेंगे कि अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजें। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।